हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और एक रीसेंट जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, विच इज़ एक्चुअली सेंट शिवर्स डाउन दी लीगल कॉरिडोर्स। अब वो क्या जजमेंट है, क्यों उसकी वजह से इतनी अफरा तफरी मच गई है और एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत रीडिंग का शौक है तो आप इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी है जो लाइव लॉ में पब्लिश हुआ था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब 2020 में वो आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने A to Z लिखा था कि कैसे हमारे इंडिया में जो कानून है एज ऑफ नाउ मनी लॉन्ड्रिंग को लेके वो कितना फ्लॉड है और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत थी। और जिस टाइम मैं वो पेपर लिख रहा था उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कुछ पिटिशन के थ्रू पेंडिंग थे। नाउ ये जो जजमेंट आई है उसमें उन पिटिशंस में जो क्वेश्चंस थे वो सब कुछ हद तक आंसर किए गए हैं और उसी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज और भी नए क्रिएट हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अगर आप एक बेसिक टर्म में समझे तो क्या, मनी मीन्स पैसा, लॉन्ड्रिंग मीन्स धोना। That's what it is in a literal sense. However, in logical sense it is कि आपके पास कुछ पैसा है जो आपको लॉन्डर करना होता है, जो आपको लॉन्डर करना है, क्योंकि अगर आप उसको लॉन्डर नहीं करोगे तब तक वो पैसा आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो लेट्स से कोई भी ऐसा पैसा या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने कहीं से एक्वायर करी है जिसका सोर्स जो है वो अनक्लीन है, लेकिन उसको आपको रियल लाइफ में अपने लिए अपनी लाइफ में यूज करना है, तो आप उसको यूज तभी कर पाओगे जब आप उसको लॉन्डर करके एक प्रॉपर मनी दिखाओगे। और इसको एकदम सिंपल वर्ड में डालूं तो कि अगर आपके पास कुछ ब्लैक मनी है जिसको आपको व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो उसको लेमन टर्म्स में बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि कुछ ऐसा पैसा जो आपके पास कहीं से आया जिसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोर्स कुछ भी हो सकता है तो इसलिए आप उसको कहीं पे ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको यूज करना है तो आपको उसको पहले ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ये 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट नंबर 1 प्लेसमेंट, नंबर 2 लेयरिंग, नंबर 3 इंटीग्रेशन। देखिए ये सब प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहले अगर आप जो भी इलगॉटन मनी आपके पास है, जो भी ब्लैक मनी आपके पास है, सबसे पहले आप उसको नॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में प्लेस करते हो। फिर आप उसके सोर्सेज को कवर करते हो ताकि आप उस पैसे को इंटीग्रेट कर पाओ। यानी कि तब आप उसको इकोनॉमी में इस तरह से एम्बेड कर देते हो कि अब आप उसको एज अ व्हाइट मनी की तरह यूज कर सकते हो। तो देखिए ये तो है सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमारे देश में कानून क्या है। तो हमारे देश में जो कानून इससे डील करता है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पूरा लॉ लेट डाउन करता है, डिफाइन करता है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको पनिश कैसे करना है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, सब कुछ ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग A to Z सारी चीजें इस एक्ट के अंदर दी हुई है। अब क्योंकि ये एक्ट अपने आप में एक पूरा कोड है और एक स्पेशल लेजिस्लेशन है, तो अब समझते हैं जरा इस एक्ट के अंदर ये एक्ट कहती क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो सेक्शन 3 बोलता है कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आप या तो लॉन्डर करते हो या उसको लॉन्डर करने की कोशिश करते हो, देन दैट अमाउंट्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, इसकी डेफिनेशन भी इस एक्ट में दी हुई है। और ये एक्ट बोलती है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है कि लेट्स से इस एक्ट के अंदर एक पूरा शेड्यूल्ड है, उस शेड्यूल के अंदर कुछ ऑफेंसेस हैं। अगर आप वो ऑफेंसेस कमिट करते हैं और वो ऑफेंस कमिट करने की वजह से या उस आप ऑब्टेन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं, तो अब अगर आप उस प्रॉपर्टी या उस पैसे को आप लॉन्डर करते हो, यानी कि उसको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस होते हैं, आप कोई भी एक प्रोसेस अगर शुरू कर देते हो, बी इट प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, देन दैट अमाउंट्स टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक सरल भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारा कानून है उसके अंदर क्या बोलता है कि भैया अगर आप कोई ऑफेंस करते हो जो कि उस एक्ट के शेड्यूल में लिखा हुआ है और वो ऑफेंस करने से आप कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, कुछ मनी एक्वायर करते हो, तो वो होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जब आप डील करते हो या अटेम्प्ट टू डील करते हो इन एनी वे टू लॉन्डर इट, दैट्स व्हेन यू कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन द एक्ट। तो ये डेफिनेशन अपने आप देने से क्या हुआ कि जो पूरा ऑफेंस है वो एक्चुअली में बहुत लिमिट हो गया। लिमिट कैसे हो गया कि भैया अगर आपने कोई शेड्यूल ऑफेंस किया और उसके वजह से आपके पास कोई पैसा है, कुछ प्रॉपर्टी है, दैट विल अमाउंट टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और उन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब आप आगे कुछ लॉन्डर करने की कोशिश करते हैं तो दैट अमाउंट्स टू द ऑफेंस अंडर द एक्ट। अब ये बहुत प्लेन रीडिंग से, मतलब अगर आप खुद भी सेक्शन को पढ़ें, एंड यू डोंट हैव टू बी लॉयर फॉर दैट, अगर आप इसको नॉर्मली पढ़ें तो आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ जाएंगे कि भैया हमारा कानून ये कहता है कि अगर आप कोई शेड्यूल ऑफेंस करते हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंस से मेरा मतलब जो ऑफेंस शेड्यूल में है एक्ट के, उस ऑफेंस को करने की वजह से आपके पास कोई
प्रॉपर्टी कुछ पैसा आता है और जब आप उसको लॉन्डर करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हेन यू कमिट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हमारा कानून तो यही कहता है। तो इससे क्या समझ में आया कि भैया अगर आप किसी को चार्ज करते हैं कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, तो आपको ये तो पहले दिखाना पड़ेगा ना कि पहले कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है। अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सवाल नहीं उठता। ये हमारा सिंपल सा कानून, और यही एक सबसे मेजर क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बार रखा गया था, क्योंकि हमारी कंट्री में इतने सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उन सब ने बहुत ही डाइवर्जेंट व्यूज देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन उठता ही रहता है कोर्ट्स में। और कोर्ट्स का इस पे इतना कुछ कोर्ट्स का कहना था कि देखिए जिस तरह से हमारे देश में कानून है, हमारे पास ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये बहुत क्लियरली एक चीज बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस होगा, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं हो सकता। यानी कि जो ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, इट इज प्रेडिकेटेड अपॉन द कमीशन ऑफ ऑफेंस लिस्टेड इन द शेड्यूल। सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कमीशन ऑफ द ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। लेकिन वहीं पे कुछ हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि नहीं, जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। यानी कि अगर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं भी हुआ है, अगर एजेंसी को लगता है तो वो किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए चार्ज कर सकते हैं। अब ये मेरे ओपिनियन में तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन थी, लेकिन इसको वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को ले डाउन, इस कंट्रोवर्सी को ठीक करने के लिए मैटर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर रखा गया, जो कि अभी रिसेंटली जजमेंट आई विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से हमारा कानून है वो साफ बोलता है कि अगर आप कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस करते हैं और उसके वजह से आपके पास पैसा आता है और आप उसको जब लॉन्डर करने लगते हैं, तब इट अमाउंट्स टू यू कमिशनिंग द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। However, the offense of money laundering is an independent offense। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जी हाँ सही बात है, आपको अगर किसी को चार्ज करना है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए तो आपको ये दिखाना ही पड़ेगा पहले, तो उसके लिए शेड्यूल्ड ऑफेंस का कमिट होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। यानी कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं भी हुआ है तो भी आप किसी को मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के लिए चार्ज कर सकते हैं। और ये in my frank opinion, with all due respect to Supreme Court, I just don't get the reasoning behind it। और अगर आप में से कोई लॉ स्टूडेंट है या फिर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू रीड दिस जजमेंट। इट्स फेयरली लेंथी जजमेंट अमाउंटिंग टू 540 पेजेस, बट प्लीज एक बार इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका रीजन मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। मेरे फ्रैंक ओपिनियन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो जाए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपने डिफाइन कर दिया कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग तभी होगी जब कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कोई इल गॉटन मनी आएगी, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आएंगे और फिर उन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डील किया जाएगा या करने की कोशिश की जाएगी, तभी आप उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे। और इसी को अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना, अगर आप करप्शन करते हैं और करप्शन से लेट्स से आपके पास कुछ 10 लाख रुपए कैश आता है, अब अगर आपने वो पैसे को, और जो करप्शन की जो एक्ट है वो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो जब आपने करप्शन किया, आपके पास 10 लाख रुपए आए, तो अब अगर आपको 10 लाख रुपए यूज करने, तो ऑब्वियसली आपको उस पैसे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आप उसको, यानी कि उसको लॉन्डर करना पड़ेगा ताकि आप उसको एज अ वाइट मनी यूज कर पाए। लेकिन वहीं पे ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल, ये तो देखो स्ट्रेट एग्जांपल है और ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ लेट्स से कोई एक ट्रेडर है जो अपना होलसेलर काम करता है और उस होलसेलर काम में बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेमेंट्स जो है वो विदाउट बिल पेमेंट अपना माल बेच देता है, या फिर कुछ छोटे मोटे अमाउंट्स के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए वो कैश में पेमेंट रिसीव कर लेता है। अब ये जो कैश में पेमेंट आई है, क्या ये कोई ऑफेंस करने से आई है? नहीं, क्योंकि उस ट्रेडर ने जो कैश में माल बेचा, दैट एक्ट लेट्स से इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द शेड्यूल्ड एक्ट, अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जब उसके शेड्यूल में ही ऑफेंस ही नहीं है, तो क्या वो ट्रेडर जब वो 2 लाख रुपए को इसको नॉर्मली यूज करना होगा तो उसको भी तो वो पैसा वाइट करना पड़ेगा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो उसने कोई टैक्स अथॉरिटीज को दिखाया नहीं है कि उसके पास कितना पैसा या ये पैसा आया कहाँ से, लेकिन वो पैसा आया, अब उसको यूज करना है। तो क्या उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो उसने 2 लाख को ब्लैक से व्हाइट किया, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई? इन माई ओपिनियन येस, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। बट in legal sense, according to the law that we have in place, can we say it's money laundering? No, we cannot say it, because जो 2 लाख रुपए उसने कमाए, that is not proceeds of crime। तो जब proceeds of crime ही नहीं बना तो आप उसको मनी लॉन्ड्रिंग में लेके कैसे आ सकते हैं? तो इन दोनों चीज को बहुत क्लियरली आई एम श्योर लेजिस्लेचर ने अपने दिमाग में रखा होगा, तभी इसको डिफरेंशिएट करा है, और तभी हमारी जो डेफिनेशन है उसको इतना नैरो कर दिया गया है कि भैया अगर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, यानी कि जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उससे अगर कोई को इलीगल ग्रेटिफिकेशन मिलती है और वो दैट अमाउंट्स टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और फिर उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आगे जब ट्रीट किया जाता है
किसी भी वे में टू कन्वर्ट इनटू वाइट और टू यूजेबल मनी, दैट्स व्हेन यू कैन से दैट दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट बिफोर दैट। तो मुझे तो ये चीज समझ में आई नहीं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से बोल सकता है कि भैया ये एक डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द शेड्यूल्ड एक्ट। हाउएवर somebody can be charged even if there is no predicate offense। और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला, क्योंकि एक और क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, वो ये था कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारे कानून में दिया हुआ है, जो हमारे एक्ट में दिया हुआ है, वो एक्चुअली कब शुरू होता है। क्योंकि अगर आप एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट में क्या लिखा है, एक्ट में तो साफ लिखा है कि भैया ओनली व्हेन यू अटेन और ऑब्टेन द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड यू स्टार्ट टू प्रोजेक्ट इट एज अनटेंटेड मनी, यानी कि आपके पास जो पैसा आ गया या प्रॉपर्टी आ गई जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो जब आप उसको किसी को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, वो आपका लीगली एक्वायर्ड मनी है, दैट इज व्हेन, यानी कि जब आपने उसको दिखाने की कोशिश करी, जब आपने उस इलीगल पैसे को लीगल दिखाने की कोशिश करी, तब आपने ऑफेंस कमिट किया। दैट मीन्स कि अगर मान लो किसी ने करप्शन से 10 लाख रुपए कमा भी लिए, लेकिन वो 10 लाख रुपए उसने घर पे रखे हुए हैं, उसको यूज और उसको कोई प्लान नहीं है अगले 5 साल तक वो पैसे यूज करने का, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है? अकॉर्डिंग टू मी हमें नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो लॉ इन प्लेस है उसके अंदर ऐसे कोई रूल ही नहीं है। उसके अंदर बहुत सिंपल है कि भैया जब वो 10 लाख रुपए को ऐसे लीगल दिखाना शुरू करेगा तब वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। हाँ, उससे पहले उसने करप्शन करा, 10 लाख रुपए लिए, तो आप उसे करप्शन के लिए ट्राई करो, आप उसको करप्शन के लिए चार्ज करो, उसके लिए ट्राई करो, वो एक अलग सेपरेट थिंग है, आप उसमें उसको पनिश करो ना। लेकिन जब तक 10 लाख रुपए उसने उसको वाइट करने की कोशिश नहीं करी, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है? According to me, that this position is again totally absurd. However, Supreme Court said कि no, आपके पास जैसे ही proceeds of crime आई, that's the very moment that you have committed the offense of money laundering. With all due respect to the court and the judges, I beg to disagree from this thing, क्योंकि this doesn't make any sense to me. अगर मान लो किसी पब्लिक सर्वेंट के पास कुछ करप्शन से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 लाख रुपए आ भी गए, अरे तो 10 लाख रुपए उसके पास आ गए, उसने रखे हुए हैं, उसको यूज ही नहीं करने हो पैसे, लेट्स से देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट, ही डिसाइड कि नहीं मेरे को नहीं करना, तो आप उसको ये थोड़ी कह देंगे कि तेरे पास 10 लाख रुपए आ गए तो तूने भाई मनी लॉन्ड्रिंग करी है। आप ये कह सकते हैं कि आपने करप्शन किया तो आपको उसके लिए सजा मिलेगी, आप उसको सजा दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो उसने अब तक की नहीं ना। इस लाइक कि कोई बंदा पॉइजन खरीदता है, किसी से बहुत दुखी हो चुका है उसको मारने के लिए, लेकिन घर जाते जाते उसका चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि सॉरी मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया था, मुझे नहीं मारना, मतलब मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, बट जो उसने पॉइजन खरीद लिया वो घर में साइड में रख देता है उसको छुपा के। तो क्या आप कह सकते हैं कि उस बंदे ने दैट पर्सन इज लायबल फॉर मर्डर, कि उसने ऑलरेडी मर्डर कर दिया है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर दोज व्हिच एक्चुअली डजंट मेक सेंस टू मी एट लीस्ट। ये सब क्लैरिफाई होने के बाद जो और मेजर क्वेश्चंस कोर्ट में चैलेंज थे, उनका डायरेक्ट रिलेशन एक इस चीज से भी है कि बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है हमारी, उसके अंदर बहुत सारी ओवर द ईयर्स कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स की गई हैं जो वाया पार्लियामेंट, जो एक्चुअली वाया कॉन्स्टिट्यूशनल रूट नहीं की गई, बट वाया फाइनेंस बिल की गई है। तो देखिए, फाइनेंस बिल के थ्रू क्या आप किसी लॉ को अमेंड कर सकते हैं? दैट इज वन क्वेश्चन विच इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट, एंड दैट क्वेश्चन इज पेंडिंग इन द केस ऑफ रॉजर मैथ्यूज, जिसके बारे में भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच 7 जजेस बेंच उसके ऊपर एक जजमेंट देगी। तो उस क्वेश्चन को ना छेड़ते हुए, जबकि आई फील कि उस क्वेश्चन का आंसर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे इस मनी लॉन्ड्रिंग वाली पिटिशंस में भी जितने भी अमेंडमेंट चैलेंज हुए उसमें से मोर देन 70 to 75% ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो लाए ही फाइनेंस बिल के थ्रू गए हैं। क्योंकि वो लाए फाइनेंस बिल के थ्रू गए हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या वो कितने वैलिड अमेंडमेंट हैं ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम अभी इस पर जजमेंट नहीं देंगे, हम आपको बस इंटरप्रिटेशन दे देते हैं जहां आपको इश्यूज आ रहा है, जहां आपको इशू आ रहे हैं। ये रही बात कि ये अमेंडमेंट कितनी वैलिड है कितने नहीं है, ये अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी कि जब ये इशू अब तक डिसाइड नहीं होता तो बाकी जो हमने अब तक बात की और जो भी हम आगे बात करने वाले हैं वो सारे इशू डिसाइड होने ही नहीं चाहिए थे। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन था जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि देखिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंस है इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन ऑफेंस, इसके लिए एक शेड्यूल ऑफेंस से कमिट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपके पास जिसको आप चार्ज करना चाह रहे हो उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होना जरूरी है, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का प्रोजेक्शन एज अ लीगल मनी होना बहुत जरूरी है। तो किस स्टेज पे आप जो अथॉरिटीज हैं
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो किस स्टेज पे एक्टिव हो सकते हैं, मतलब कि अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इजी क्लैरिफाई करने के लिए बता दूं कि मोस्ट कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसकी जो अथॉरिटी बनी हुई है वो दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो जो आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने यहाँ रेड करी, ईडी ने इसको अरेस्ट कर दिया, तो ईडी बेसिकली ये जो अथॉरिटी है वही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेट करती है, डील करती है। तो अब कोर्ट से पूछा गया कि जज साहब आप ये क्लैरिफाई कर दें कि कब एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी तफ्तीश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार अब ऐसा देखा जा रहा है कि ईडी जो है वो सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज पे लोगों के घर में रेड मार रही है, छापे मार रही है, अरेस्ट कर रही है, और ये कब तक चलेगा। और लॉजिकली क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी एक्ट है वो पूरी साइलेंट है, और या फिर यू कैन से कि बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा कानून सिर्फ इतना बोलता है कि भैया अगर ईडी में जो अथॉरिटी, जो ईडी का जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, अगर उसको सस्पिशन है दैट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस हुआ है या फिर उसको तफ्तीश शुरू करनी चाहिए, तो वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करके अपनी तफ्तीश शुरू कर सकता है। माय ओपिनियन दैट इज दिस डेफिनेशन इज एज एम्बिग्यूअस एज इट कैन गेट। और जब मैंने पहले पेपर लिखा था उसके अंदर ही मैंने ये चीज बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करी थी कि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग जो आज के टाइम में हमारे पास ऑफेंस है, इट इज लाइक कि पहले उसके लिए शेड्यूल ऑफेंस का होना जरूरी है, तभी तो प्रोसीजर ऑफ क्राइम की बात आएगी, फिर प्रोसीजर ऑफ क्राइम का प्रोजेक्शन होना जरूरी है। तो जब तक ये सब नहीं हो रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि भाई somebody has committed the offense। तो मेरे हिसाब से जो एक्चुअल में प्रोसीजर होना चाहिए वो ये कि देखिए जो शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है, अगर उस केस में चार्जशीट या कंप्लेंट दायर होने के बाद कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं किसी अक्यूज के अगेंस्ट, चार्जेस फ्रेम करने का मतलब होता है कि जब कोई कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ये देख लेता है, उसके सामने जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसके सामने मटेरियल आता है कोर्ट के सामने, कोर्ट ये देखता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि शायद ये ऑफेंस हो सकता है कि प्राइमा फेसाई इस जो बंदा चार्ज है, अक्यूज पर्सन है, उसने कमिट किया है, तब कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करता है और मुकदमे को आगे बढ़ाता है, यानी ट्रायल तब स्टार्ट होता है। तो मेरा तो इन माय ओपिनियन जब तक किसी भी प्रेडिकेट ऑफेंस में चार्जेस फ्रेम ना हो जाए बाय द कोर्ट, ईडी शुड नॉट मूव। ईडी को सिर्फ तभी मूव करना चाहिए जब यहाँ पे चार्जेस फ्रेम हो गए, ताकि उनको क्या है कि उनकी जो सस्पिशन है दैट समबडी हैज कमिटेड द ऑफेंस, उसके लिए कोई ग्राउंड तो बने, तभी तो वो कहीं पे रेड मारे तो जस्टिफाई हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड ऑफेंस में कोई एफआईआर हुई है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो भी ईडी उसी टाइम अपनी तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट का कहना बहुत सिंपल था कि देखिए अगर कहीं पे कोई एफआईआर होती है या कोई सीबीआई में कंप्लेंट करा देता है कि जी एक सो एंड सो पब्लिक सर्वेंट ने जो है करप्शन की है, अभी तक सिर्फ एक कंप्लेंट हुई है, अभी तक सीबीआई को भी नहीं पता कि करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी तफ्तीश भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ईडी वालों को इतनी पावर दे दी गई है कि वो उसी एफआईआर के बेस पे अपनी तफ्तीश अब शुरू कर सकते हैं विदाउट देयर बीइंग एनी कॉज फॉर एनी काइंड ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई शेड्यूल ऑफेंस के ऊपर कोई कंप्लेंट या एफआईआर कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ईडी को लगता है कि नहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो ईडी तब भी अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है, यानी कि वो आपके घर को रेड कर सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, वो आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, आई डेफिनेटली डिफर फ्रॉम दिस ओपिनियन। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन उठाया गया और ये बोला गया कि देखिए ईडी जब चाहती है ईडी जब इन्वेस्टिगेट करती है तो अरेस्ट, अगर उनको लगता है कि अरेस्ट करना है किसी को तो अरेस्ट वो करते हैं सेक्शन 19 के अंदर जो है कैसे अरेस्ट करना है ये सब दिया हुआ इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 19 ये बोलता है कि देखिए अगर ईडी को लगता है कि उन्हें किसी को अरेस्ट करने की जरूरत है तो वो डायरेक्ट अरेस्ट कर लेंगे। हाउएवर उनको इन राइटिंग अपने लिखना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है, रीजन क्या है, उनको क्यों लगा कि अरेस्ट करना जरूरी था। अच्छा, ये जो रीजंस हैं, ये रीजंस उन्हें अपने सुपरवाइजर को देने हैं अरेस्ट करने के बाद। मतलब ये एज ऑफ नाउ ये रीजन उन्हें किसी और को नहीं देने, यहां तक कि ये रीजन उन्हें अक्यूज पर्सन को भी नहीं देने जिसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है, और सिर्फ अपने सुपरवाइजर को देना है और विद इन 24 आवर्स जिसको अरेस्ट किया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा, ये चीज तो फ्रैंकली बोलूं मेरे बिल्कुल ही दिमाग से बाहर हो गई है, क्योंकि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका बहुत बेसिक प्रिंसिपल, बहुत बेसिक टेनेट यही है कि देखिए अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आप उसको रीजन बताएंगे उसी टाइम कि आपने क्यों उसको अरेस्ट किया है, आप उसको जल्दी जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और उसके साथ मजिस्ट्रेट को भी रीजन देंगे कि आपने क्यों अरेस्ट किया है। लेकिन इस एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली ये बोल दिया गया कि देखिए आपने जिसको अरेस्ट किया है आपको उसको रीजन बताने हैं, बस इतना ही रीजन बताने हैं। यानी कि
अगर आप वर्बली बोल दो क्यों अरेस्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, अगर कोई इसको अरेस्ट करती है तो किस तरह से अरेस्ट करती है, क्या कुछ और कितना ही और किस लेवल तक वो अपनी चीज़ें फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उसके बहुत सारे राइट्स छिन जाते हैं, उसका बहुत वेरी बेसिक राइट छिन जाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता, उसको कोई राइटिंग में रीजन दिए नहीं जाते उसका अरेस्ट क्यों किया गया और किस वजह से किया गया, किस एलिगेशन पे किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट को कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ बोला कि देखिए ऐसा है, सेक्शन 19 जो है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 19 ने अगर लिस्ट में लिखा हुआ है कि अगर ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो उन्हें उसको रीजन बताने, तो अगर वो वर्बली भी रीजन बता देते हैं तो दैट इज इनफ। उन्हें कोई जरूरत नहीं है जिसको उन्होंने अरेस्ट किया उसको रीजन इन राइटिंग देने की, उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो उसको ये बताए कि क्यों अरेस्ट हुआ है या फिर किस ऑफेंस में उसको और कब तक अरेस्ट किया जाएगा। आई अगेन differ from this point of view taken by the Supreme Court, because like I said, the very basic principle of criminal jurisprudence has been breached here. I mean, I personally did not expect this coming from the Supreme Court कि आप एक बेसिक प्रिंसिपल यानी कि आपने किसी को क्यों अरेस्ट किया आप उसको ग्राउंड बताने का को मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली मैंडेटरी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में हमारी टाइम एंड अगेन हमारी बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं जो बोलते हैं कि भैया चाहे कुछ भी है, अगर कोई भी अथॉरिटी किसी को अरेस्ट करती है तो आप उसको रीजन बताएंगे। और आई टेल यू, इवन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लेजिस्लेशंस, यानी कि ये वो वाले कानून होते हैं जिसके अंदर आप किसी को कोई ऑफेंस होने से पहले ही पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत सीवियर ऑफेंसेस भी होते हैं। इवन उसके अंदर भी आपको रीजन इन राइटिंग देने पड़ते हैं जिसको आप अरेस्ट करते हो, ताकि वो जो है जान पाए कि भाई मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है और मेरी रेमेडी क्या है। लेकिन यहाँ पे वो भी आपने वो वाला राइट भी ले लिया। आई मीन आपने इफ अकॉर्डिंग टू द कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्ज करते हैं तो आपने उसको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले अक्यूज से भी ज्यादा लोअर पेडिस्टल पे रख दिया ले जाके, एंड दैट डजंट साउंड फेयर टू मी एट ऑल। इसके बाद जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने वो था कि देखिए, जैसे कि जब भी ईडी ऑफिसर के पास, क्योंकि ईडी ऑफिसर के पास पावर है टू अरेस्ट, उनके पास पावर है कि वो कुछ भी सीज कर सकते हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट सारी पावर है जो पुलिस ऑफिसर के पास होती है। तो इसलिए जो ईडी के ऑफिसर्स हैं उनको पुलिस ऑफिसर की इक्वल मानना चाहिए। वाले जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो कन्फेशन पे ज्यादा जोर देते हैं उनसे। और ये तो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है सीआरपीसी का भी और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का भी, कि अगर आप कोई भी पुलिस वाला आपको कभी भी कंपेल नहीं कर सकता कि आप उन्हें कन्फेशन दें, ना ही वो आपसे कोई साइन करवा सकते हैं। अगर आप कोई स्टेटमेंट देते भी हैं तो भी आपको कोई जरूरत नहीं साइन करने की, ना ही वो आपसे साइन करा सकते हैं। अगर आपने साइन किया भी तो भी वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता क्योंकि वो आपने पुलिस को दिया है। यहाँ पे क्या होता है, एक्ट के अंदर है सेक्शन 50 जो ईडी ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है, पावर देता है कि वो लोग उन्हें जिसको भी बुलाना है वो उसको समन दे के बुला सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी ईडी किसी को समन करती है तो वो क्या करते हैं कि वो मोर ऑफन देन नॉट दे ट्राई टू गेट अ कन्फेशन आउट ऑफ देम, या फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट लेट्स से जो कोई इंसान स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा है वो खुद लिख के उसे साइन करा लेते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें अगर हम ईडी के ऑफिसर को इक्वल टू पुलिस ऑफिसर कर देंगे तो ये सब जो चीजें हुई कम से कम ये कोर्ट में वैलिड नहीं होगी, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। तो हमारा बिसाइड्स क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि आप किसी को उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते, आप किसी से कन्फेशन वगैरह नहीं ले सकते हैं, स्पेशली इन कस्टडी। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए जो सेक्शन 50 है वो कहीं पे ये नहीं बोलता कि जी ईडी ऑफिसर्स जो हैं वो किसी अक्यूज को अपने पास बुलाएंगे। वो तो जी किसी को भी बुला सकते हैं, वो तो विटनेस को भी बुला सकते हैं, वो तो अक्यूज को भी बुला सकते हैं, तो वो तो जो भी चाहे स्टेटमेंट लिखवा के या फिर उनसे जो स्टेटमेंट है उनसे ले सकते हैं, साइन करा सकते हैं, और वो सारी की सारी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल होगी। और ये इसके जब ये होगा तो इन सब के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी वायलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ईडी किसी को समन करके बुला रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्यूज ही है, क्या पता उसे से विटनेस बनाए। अब देखिए ये चीज़ अब मतलब मुझे बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा है, तो सोचिए एक्शन में कितनी अजीब चीज़ होगी कि किसी इंसान को कहीं समन दे के बुलाया जा रहा है और उसे यही नहीं पता है उसे क्यों बुलाया जा रहा है। क्या उसको कहीं एज ए विटनेस बुलाया जा रहा है या फिर उसे एज एन अक्यूज बुलाया जा रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं। और वहां जाने के बाद भी आप उसे कुछ बताएंगे नहीं कि उसे क्यों बुलाया गया। आप सिंपल उससे कुछ सवाल पूछेंगे या फिर उससे कुछ लिखवाएंगे, साइन करवाएंगे। दैट डजंट सीम फेयर टू मी एट ऑल। Not forget fair, it's not even right.
और फिर आप कहते थे कि नहीं, ये तो जो भी कुछ साइन वो लोग करेंगे वो सब, जो भी वो साइन करेंगे वो सब कोर्ट में वैलिड भी होगा, कोर्ट में एडमिसिबल भी होगा। तो ये तो इसका मतलब आपने आपने बिल्कुल डायरेक्ट ईडी को पावर दे ही दी है कि भैया तुम जिस मर्जी को जाओ पकड़ लो, या फिर जिस मर्जी को बुला लो, और जो तुम्हें साइन कराने करा लो, वो हम कोर्ट में एडमिसिबल होगा, बस फिर तो कन्विक्शन पक्की है। ये हमारे पूरे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, हमारे एंटायर लीगल जूरिस्प्रूडेंस में कहाँ कैसे फिट बैठ रहा है, मुझे तो मेरे तो समझ से बाहर है ये चीज़। उसके बाद अच्छा, अब इस चीज़ से होता क्या है कि मिसयूज जब होता है तो क्या होता है कि यही ईडी ऑफिसर्स क्या करते हैं, इन्हें अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो वैसे डायरेक्टली जाके अरेस्ट नहीं करते, किसी को पहले उसको 50 का नोटिस, सेक्शन 50 का नोटिस समन भेजते हैं, बुलाते हैं। जब वो आता है तब उसको, अगर उन्हें कन्फेशन साइन कराना है, कुछ भी साइन कराना है, वो लोग साइन करा लेते हैं और उसके बाद उसे अरेस्ट करते हैं और कोर्ट में बोलते हैं कि देखिए, जब तक हमने इसे स्टेटमेंट ली तब तक एक्यूज नहीं था, हमें नहीं पता था क्या हुआ है, लेकिन अब हमें पता है क्या हुआ है, अब इन्हें खुद कन्फेस किया, तो इसलिए अब तो हम इसे अरेस्ट करेंगे। आई मीन इससे ज़्यादा अब्यूज ऑफ पावर कुछ हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। इट्स रियली सैड टू सी कि हमारे सबसे बड़े कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत इजीली नज़रअंदाज कर दिया। पर चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद अगला क्वेश्चन आया, ईडी ने जो है तफ्तीश शुरू कर दी, किस ग्राउंड पे की कुछ नहीं पता, किसी को अरेस्ट कर लिया, क्यों किया कुछ नहीं पता, आपने किसको बुलाया, उनसे जो मर्जी चाहे साइन कराया, आपने कोर्ट में दे दिया, कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। अभी तो उस बंदे के पास कोई राइट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने किसी की लिबर्टी, किसी को उसकी लिबर्टी से डिप्राइव किया है, बिहाइंड द बार्स डाला है, तो आप वो बंदा क्या करेगा अपनी 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 लिबर्टी में फ्रीडम के लिए? बेल अप्लाई करेगा कोर्ट में। तो अब जब बेल की बारी आती है तो इसी से मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक सेक्शन है विच इज सेक्शन 45। दैट सेक्शन डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट बेल। अब वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि देखिए, जब भी कोई अरेस्ट होगा और वो बेल के लिए कोर्ट में आएगा तो कोर्ट उसको तब तक बेल नहीं देगा जब तक कि 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी। 3 में से एक तो बहुत नॉर्मल है, वो है कि पीपी को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एंड दैट्स फेयर कि ऑब्वियसली आप प्रोसिक्यूशन को भी अपॉर्चुनिटी तो दोगे, सुनोगे कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया है। उसके बाद आती है जो 2 कंडीशन, उन्हें बोलते हैं द वेरी इनफेमस ट्विन कंडीशन। वो क्या है? नंबर 1 कि अगर कोर्ट को किसी को बेल देनी है तो कोर्ट को पहले ये लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने ऑफेंस नहीं किया है। नंबर 2, अगर इसको बेल पे रिहा कर देते हैं तो ये कोई और ऑफेंस नहीं करेगा। नाउ आई एम टेकिंग अ पॉज टू लेट दैट सिंक इन, बिकॉज आई डोंट नो हाउ इज इट इवन पॉसिबल फॉर अ कोर्ट टू एक्चुअली कम टू अ कंक्लूजन, इवन प्राइम एम्फसाई एट द स्टेज ऑफ बेल, कि भैया अगर जो बंदा मेरे सामने, इसने एक्चुअली में प्राइम फेसी ऑफेंस किया है या नहीं किया है, एंड नंबर 2, अगर इसको मैं बेल देता हूं तो कोई और ऑफेंस नहीं करेगा। अरे अगर नंबर 1 कोर्ट को ये लग ही गया कि भैया इसने ऑफेंस नहीं किया तो वो तो डायरेक्ट डिस्चार्ज करेगा ना उसको, फिर वो मुकदमा कैसे चलेगा? तो वो उसके लिए आपने तो सेपरेट चार्ज की स्टेज बनाई है, वो बेल पे थोड़ी होगा। और वहीं पे कोई भी कोर्ट ही कैसे कह सकता है कि भैया कि अगर मैं इसको आज बेल पे रिहा कर देता हूँ तो कल दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा या कोई और ऑफेंस नहीं करेगा? तो मेरे हिसाब से ये तो अपने आप में एक पूरा एक ऐसा सिनेरियो बना दे कि कोई भी अगर अरेस्ट होता है इस एक्ट के अंदर तो उसे कभी बेल ही ना मिले, कोई कोर्ट बेल देना भी चाहे तो ना दे पाए। I mean, the very basic principles of bail has not been even given under this act, and they are being completely denied to anyone who gets arrested under the act. देखिए, बेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोर्ट को ये पता रहना चाहिए, या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये होता है कि भैया आपको किसी भी जिसको आपने अरेस्ट किया है उसको आपको अरेस्टेड क्यों रखना है, आपको उसे जेल में क्यों रखना है, आपको उससे क्या काम है, ऐसा आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या हेल्प चाहिए उससे। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें ही खत्म कर दी है लेजिस्लेचर ने। उन्होंने क्या बोला कि देखो जी, ऐसा है, अगर हमने एक बार अरेस्ट कर लिया इस एक्ट के अंदर तो देन यू हैव नो राइट टू बी फ्रीड, यू हैव नो राइट टू गेट बेल, एंड यू विल सफर इनकार्सरेशन टिल द एंड ऑफ ट्रायल। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसने अरेस्ट किया है, उनके सारा काम हो भी गया, जो पर्पस था अरेस्ट का वो फुलफिल भी हो गया, तो भी कोर्ट उसको बेल पे रिहा कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी बहुत जरूरी है, और ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये 2 कंडीशन, यानी पहली कंडीशन अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कोर्ट कल को चार्ज नहीं फ्रेम कर पाएगा। अगर चार्ज फ्रेम करना है तो आज बेल नहीं दे पाएगा, और लेट्स से अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद तो आप बेल भूल ही जाइए, क्योंकि उसके बाद तो आपको बेल भैया मिलनी ही नहीं है।
और यही दो कंडीशन जो थी ये टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और फाइनली एक जजमेंट आई थी निकेश ताराचंद शाह की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये दोनों कंडीशन स्ट्रक डाउन कर दी थी एज इलीगल, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बात बोली थी कि देखिए ये दो कंडीशंस जो हैं ये बेल के रिगार्डिंग ये बिल्कुल ही बेल जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट जाती है, इसलिए दे आर नॉन एस्ट इन लॉ। इस जजमेंट के बाद काफी टाइम तक सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से एक फाइनेंस एक्ट के थ्रू दोबारा से इन दो ट्विन कंडीशंस को रिसरेट कर दिया गया, यानी कि दोबारा से रिवाइव कर दिया गया। तो इसके ऊपर कोर्ट ने बोला कि देखो पहले जो कंडीशन थी उसको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बोला था क्योंकि पहले जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर कोई ऑफेंस यानी कि कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस जो कमिट हुआ है विच इट इज पनिशेबल फॉर मोर देन 3 years, तब तो आप ये ट्विन कंडीशंस लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। लेकिन अब क्या है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस कर लो, चाहे 6 महीने का पनिशेबल है, चाहे वो 1 साल का, चाहे 3 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर चार्ज हुए हैं तो आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आपको बेल मिलेगी। इन अ वे बहुत क्लियर कट हो गया है कि अगर आपके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाती है तो आपको और आप अरेस्ट हो जाते हो, आपको बेल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बिहाफ पे एज ऑफ नाउ जो कंडीशन है। एंड वंस अगेन आई स्ट्रांगली डिसएग्री with the decision that the court has given on this point, and this is with all due respect to the court and the judges. And last but not the least, सुप्रीम कोर्ट सामने एक क्वेश्चन और था कि देखिए जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाई है इसके अंदर आपने एक स्पेशल कोर्ट बनाया है, और यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई स्पेशल लेजिस्लेशन बनती है, कोई स्पेशल लॉ बनता है, तो उससे डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है जो सिर्फ उसी के मुकदमे से डील करेगा। तो वही उन्होंने इस एक्ट में भी किया, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया कि अब इस कोर्ट को, ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, उसको ये पावर भी दे दी कि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस भी ट्राई कर सकता है। यानी कि अगर हम पहले वाला एग्जांपल ले लें कि अगर लेट्स से कि कहीं पे करप्शन, कोई बंदे पे किसी इंसान पे करप्शन का चार्ज लगाए, तो उसके लिए सेपरेट कोर्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी करप्शन के मैटर से ही डील करती है। लेकिन अगर उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी चार्ज करते हैं, तो जो ये स्पेशल कोर्ट इस एक्ट यानी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट जो बनी है, यही कोर्ट जो है करप्शन का मुकदमा भी अब इस कोर्ट में यही कोर्ट देख सकती है। और ये तो अपने आप में बिल्कुल अगेन अब्सर्ड है, क्योंकि आपने देखिए कितने चांस हैं प्रैक्टिकली, आप अगर सोचें, अगर एक ही कोर्ट को आपने दोनों मुकदमे पकड़ा दी, कितने चांसेस हैं कि वो किसी में भी आपको बरी करेगा या फिर वो आपके एविडेंस को ढंग से देखेगा वो कोर्ट। एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनी जजेस हु आर गोइंग टू प्रिसाइड ओवर दिस कोर्ट्स। मैं किसी जज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी कोर्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक प्रिंसिपल में एक बहुत प्रैक्टिकल चीज के अगेंस्ट हूँ कि अगर आपने एक कोर्ट में एक जज साहब को दोनों मुकदमे दे दिए, एक करप्शन का भी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी, तो उन जज साहब के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा कि देखिए वो ना तो वो करप्शन का मुकदमा ढंग से ट्राई कर सकते, ना मनी लॉन्ड्रिंग का ढंग से कर सकते। अब उसमें क्या है कि अगर उन्होंने करप्शन का मुकदमा ढंग से, मान लीजिए कि अगर उसको ढंग से अप्रिशिएट किया, एविडेंस सब कुछ, ट्रायल सब कुछ ढंग से होने के बाद अगर उसमें उनको लगता है कि मुझे बरी करना चाहिए, तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग से भी बरी करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग से बरी करना वैसे बहुत मुश्किल, मैंने आपको बताया बेल के लिए ट्विन कंडीशंस हैं, तो वो कितने चांसेस हैं प्रैक्टिकली कि वो आपको, अगर आप लेट्स से कोई इनोसेंट पर्सन भी है तो वो इनोसेंट एक्चुअली प्रूव हो जाएगा। इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू हैपन। इसका मतलब तो ये कि आपकी कन्विक्शन भी गारंटेड है, चाहे आपके खिलाफ गवाह है या नहीं, आपके खिलाफ अगेंस्ट एविडेंस है या नहीं है, लेकिन आपको सजा होनी पक्की है। वहीं पे अगर ये दोनों जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए, अगर अलग अलग ये सब देखते, तो मे बी करप्शन वाला जो स्पेशल कोर्ट है वो करप्शन से डील करता, मे बी वो वहां पे देखता कि उन्हें क्या करना है, कि वहां पे कितना कैसा गवाह है, कितने गवाह हैं, कितना कोई सबूत आया, कोई मटेरियल आया अगेंस्ट अक्यूज पर्सन, क्या उसको सजा करनी नहीं करनी, अगर सजा कर देते हैं तो उसके बाद वो चीज, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में बात आनी चाहिए ना कि आगे क्या बढ़ना है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वेग एंड अब्सर्ड टर्न पे आके खड़े हो गए हम लोग। तो चलिए अब ज़्यादा और तो कुछ डिस्कस करने के लिए बचा नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि क्या इशूज़ थे कोर्ट के सामने और हमारी एक्चुअली में हमारा कानून एज ऑफ नाउ क्या है। तो आज के दिन क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो सब आपके सामने है, जिसको अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ तो आज के टाइम में ईडी को बहुत ज़्यादा अनफिटेड पावर दे दी गई है। अगर किसी के अगेंस्ट ईडी अगर किसी के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस लग जाता है तो यू कैन प्रैक्टिकली गारंटी कि भैया कन्विक्शन तो होनी ही है। दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, क्योंकि आपने कहीं पे इसको, आपने अक्यूज के सारे राइट ही खत्म कर दिए हैं इस एक्ट के अंदर। बस एक जो रे ऑफ होप होती है वो रे ऑफ होप यही है कि जो रॉजर मैथ्यूज का केस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो 7 जजेस बेंच
डिसाइड करेंगे, जिसके अंदर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर एडजुडिकेट की जाएंगी कि भैया जितनी फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपने अमेंडमेंट करी है इस एक्ट में वैलिड है कितनी नहीं है. तो मे बी court will take some different view from the one that we have got in this judgment. Perhaps things will change for good, but as of now it is what it is. So I hope you liked the video. If you did, please hit the like button and share it with your friends who are interested in knowing what the money laundering is and what exactly is the scenario as of now. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.